आज का फिजिक्स का टॉपिक है बल एवं गति। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो वह तय करता है। देखिए, पत्थर को वायु में फेंका जाएगा तो वो इस तरह से गति करता है, इसको कहते हैं परवलय पथ। तो राइट आंसर होगा परावलीय पथ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर ध्यान से पढ़िए। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। तो ये सही है। समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि वो खारा होता है इसलिए घनत्व अधिक होगा। सही है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं लगता है, ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से लगता है। तो 1 और 2 सही होगा। जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो वह वृत्त में घूमना जारी रखता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होगा अभिकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को सिरे से घुमाया जाता है तो इस पर बीच में केंद्र की ओर बल लगता है, जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। सूची का मिलान करना है। पृथ्वी एवं तारों के मध्य की दूरी प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। शक्ति को वॉट से मापा जाएगा। विकिरण का विकिरण के तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। नाभिक का आकार फर्मी से। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? प्रक्षालन यानी कि जो वॉशिंग मशीन होता है, ड्रायर जिसका होता है, जिसमें कपड़े सुखाए जाते हैं, वो किस पर कार्य करता है? अपकेंद्रीकरण पर। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती हैं। तो ये है माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये है अवरक्त तरंगों का। किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी तो v = 2πr/t। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? समय के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। जैसे चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी समय के साथ चल रहा है, मतलब इसका चाल जो हो जाएगा अचर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है। तो ऑप्शन है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ये तो होता है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, नहीं। पानी की सतह से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो ये भारी महसूस होता है। राइट आंसर है ए। द्रव्यमान जो है वो कभी भी बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जगह पर बदलता है, तो इसलिए ये द्रव्यमान वाला गलत हो जाएगा, भार वाला सही हो जाएगा। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तरंगदैर्घ्य। जैसे कि तरंगदैर्घ्य का ग्राफ कैसा होता है? उत्तरोत्तर, फिर ये गर्त में जाता है, ये सबसे पहले श्रृंग हो जाएगा, ये गर्त में जाएगा। तो इस तरह के ग्राफ किस में रहता है? तरंगदैर्घ्य में। इसका आंसर होगा तरंगदैर्घ्य। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुना हो जाएगा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग गुणित द्रव्यमान। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? देखिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग गुणित द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो रेलगाड़ी का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इसलिए उसका संवेग ज़्यादा होगा। 2 गेंदें ए तथा बी किसी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, एक 10 किलोग्राम का है, एक 1 किलोग्राम का है। तो कॉमन सेंस क्या काम करता है कि 10 किलोग्राम वाला पहले गिरेगा, लेकिन इसमें आंसर सी लिया है तो थोड़ा डाउट है, देखेंगे इसको।
एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। तो इसके लिए 45 डिग्री में फेंकना पड़ता है जिससे वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, और अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें 90 डिग्री के एंगल पर फेंकना चाहिए गेंद को। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका आंसर है 9 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv²। अगर वेग को बढ़ा देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा भी तो उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ जाएगी। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनकी रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात होगा 2:1। निम्न में से कौन सा आभासी बल है। तो अपकेंद्री बल, ये हमेशा याद रखना है कि अपकेंद्री बल जो है वो आभासी बल होता है। देखिए अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल क्या है, केंद्र की ओर कार्य करता है। अपकेंद्री बल इस तरीके से बाहर की ओर कार्य करता है। तो ये हमेशा आभासी होता है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती, इसका कारण क्या है। तो अपकेंद्र बल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो द्रव्यमान। देखिए संवेग और वेग का अनुपात, संवेग क्या होता है, mv²। द्रव्यमान गुणित वेग, v² नहीं आएगा, mv। एक सेकेंड। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, खुद वेग होगा। तो अगर वेग और वेग कट जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान। इसलिए इस ऑप्शन क्या आ जाएगा, द्रव्यमान। किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, उसे कहते हैं मूल बिंदु। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा। देखिए आवर्तकाल जो हमेशा होता है, आवर्तकाल ये हमेशा लंबाई है 2π/L या 5/2L है। तो ये जो लंबाई है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर लंबाई बड़ी हो जाएगी तो ये आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है, अगर ये लड़की झूला झूल रही है, यहाँ पर बैठे झूला झूल रही है, अब वो खड़ी हो गई है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है, यानी कि उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। तो जो प्राप्त होता है, ऑप्शन क्या दिया है, उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। तो ये आंसर सही है बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो लोलक झूलने की समय अवधि क्या हो जाएगी। तो 4 गुना हो जाती है। जितना ज़्यादा उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी उतना ज़्यादा उसकी जो अवधि है वो बढ़ जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाए यदि इसकी लंबाई दोगुनी हो जाएगी। जैसे मैं हमने पहले पढ़ा है कि लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा। तो ये 0 हो जाएगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, अचल चाल से एक समान चाल से चल रही है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। तो दाब प्रवणता से। किससे, दाब प्रवणता से। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध होता है E=mc², जहाँ पर c क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता। 29वां क्वेश्चन है E=mc² में c क्या है। तो c प्रकाश की तीव्रता है। वाहनों में लगे ऑडोमीटर में क्या मापा जाता है। तो है
चाल मापा जाता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, विस्थापित तरल के भार पर। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करेगा? विस्थापित तरल के भार पर। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या करेगी? जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा, जहाँ उसे छोड़ा जाएगा वो वहीं रहेगा। यदि, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वेग के समानुपाती है तो क्या प्राप्त होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो समय के वर्ग के, देखिए दूरी डिस्टेंस जो है वो समय के वर्ग के समानुपाती हो गया है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? तो त्वरण जो है वो नियत रहेगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण नियत रहेगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा? चाल नियत रहती है। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो विस्थापन को। ये घेरा गया क्षेत्र बोल रहा है ना, तो विस्थापन को आएगा। इसके नीचे वाला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये है त्वरण का। देखिए वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन घेरा गया क्षेत्र पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा विस्थापन। निम्नलिखित में से किस राशि का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो ये है विस्थापन। दूरी जो हमेशा सदिश राशि होती है, जैसे कि यहाँ ए से हम चले बी, तो मान के चलते हैं ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करा है। अब वापस हम बी से ए आ जाएंगे तो पूछेंगे विस्थापन कितना हुआ है? तो विस्थापन इसका हो जाएगा शून्य, क्योंकि ये वापस ए वाले पॉइंट पर आ गया है। लेकिन दूरी पूछेंगे तो दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर, इसलिए विस्थापन शून्य ऋणात्मक हो सकता है। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण है, पिंड का त्वरण हो जाएगा डी, नियत है। पिंड का त्वरण नियत है। एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण नियत हो जाएगा। यदि एक चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगी? एक विमीय गति। यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग का परिमाण तुल्य होगा वस्तु की चाल के। सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु की चाल के तुल्य होगा। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है त्वरण को। एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है, वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर होगा 0। एक वस्तु विरामावस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है तो वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेग का अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है एक समान गति, क्योंकि समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उसको बोलेंगे एक समान गति। एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति के लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का जिस त्वरण से लिफ्ट में फर्श पर गिरेगा तो यह आ जाएगा +g, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसमें लग रहा है और सिक्का भी नीचे गिर रहा है, तो इसका आंसर जाएगा +g। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो यह पिंड का त्वरण, पीछे भी पढ़े थे। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये सबको ही पता है, सर आइजैक न्यूटन ने।
एक कार को दो स्थानों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कार की औसत चाल क्या होगी? तो ये होगी लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गेंद को दीवार पर मारने से वह वापस आती है। उपरोक्त घटना से संबंधित सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका आंसर दिया सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक, इनका तृतीय जो नियम था, हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है, तो गेंद को हम डालेंगे तो उसके पीछे प्रतिक्रिया होगी तो वो वापस आ जाएगी। धीमी चलती रेलगाड़ी या बस से छलांग लगाने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर गिरता है, इस पर न्यूटन की गति का कौन सा नियम लागू होता है? प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। यानी कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में स्थिर ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। तो क्या है, जब बस में कोई इंसान खड़ा है तो उसका स्थल वो स्थिर अवस्था में है, जैसे ही वो बाहर की ओर जाएगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा जिसकी वजह से वो आगे की ओर ढकला जाएगा, इसलिए ये प्रथम नियम पर कार्य करेगा। यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो वह तय करता है परवलयीय पथ। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है सूर्य। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत एवं प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? आइजैक न्यूटन ने। एक कण एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है, उसका नियत होगा गतिज ऊर्जा। एक समान चाल से वृत्त में घूम रहा है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो नियत होगी। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति से होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो यह अपकेंद्रण पर है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल रही है, तो ये कब चलेगी? शीतकाल में। शीतकाल में तीव्र गति से। अगर पेंडुलम घड़ी का ये जो तार होता है, अगर ये मेटल वगैरह का बना हुआ है, किसी धातु का बना हुआ है, तो ये जो शीतकाल है उसमें इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसलिए वो तीव्र गति से घूमेगा। वहीं ग्रीष्म ऋतु में ये जो है ये सिकुड़ जाता है, जो इसका धातु है वो सिकुड़ जाएगा, तो ग्रीष्म ऋतु में इसका चाल जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो क्या है, सभी एक साथ पहुंचेंगे वायु की उपस्थिति में। अगर वायु उपस्थित नहीं होगा तो सबसे पहले लोहा पहुंचेगा। अंतरिक्ष यानी निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है? गुरुत्व नहीं होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई में गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, हवा में ना। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो केंद्रभिमुखी बल के कारण। ये किस कारण करेगा? केंद्रभिमुखी बल के कारण। अपने अक्ष में उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है केंद्रभिमुखी बल के कारण, ये याद रखना है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग। वह वेग, पलायन वेग किसको बोलेंगे? तो वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाने पर वस्तु गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए, गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए, तो उसको बोलते हैं पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।